इस वीडियो में आप देखेंगे एक सेट, यानी कि वो सेट होगा क्लास 10th का और विषय होगा हिंदी, जो चैप्टर 1 से चैप्टर 6। लिए आप जो है अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे क्वेश्चन का, ठीक। उसके बाद आप और क्वेश्चन इसमें है लेकिन फिर आगे मिलेगा। पूरे क्वेश्चन का स्क्रीन लेने के बाद आप अपने कॉपी में सेट बनाना चालू कर लेंगे कि एक नंबर का ए या बी या सी या डी जो भी है आप बनाइए। उसके बाद फिर से वीडियो से मिलान करें इसमें जो आंसर दिया जा रहा है, ठीक। चले तब तक हम बनाते हैं। अम्बेडकर ने भारत की, एक नंबर सवाल है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो अंबेडकर जी जाति प्रथा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है अंबेडकर जी हैं, और उन्होंने सबसे पहले इसका जो कारण बताया है जाति प्रथा को बताया। किसको बताया? जाति प्रथा को बताया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम आपके लिए टाइम भी देंगे। हु आर शूद्राज किसकी रचना है? हु आर शूद्राज किसकी रचना है? अंबेडकर की है या जयलाल की है या गांधी जी का है या इनमें किसी का नहीं है? तो आप अपना आंसर ठीक से कर लीजिए। चलिए अब मेरी पाली आ गई। किसका है? हु आर शूद्राज के लेखक अंबेडकर जी ही हैं, ठीक। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो आपके सेट में जो आएंगे, गिरधर आएंगे, खोखा आएंगे या सेन साहब आएंगे या नाखून, नाखून तो हटा दीजिए, कौन आएंगे बताइए। अपना आंसर आप लगा लीजिए, उसके बाद मिलान कीजिएगा। कौन आएंगे? खोखा। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र गिरधर लाल कभी सेट में मिले, लेकिन खोखा ही याद रखिएगा, ठीक। सेन साहब, अगला सवाल 4 नंबर, सेन साहब के किरानी का बेटा था। तो सेन साहब का किरानी का बेटा कौन था? खोखा था, अंबेडकर था, मदन था, इनमें सभी था। कौन था? कौन था? मदन था, ठीक है। अगला 5 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन, व्यापारी, या तो फिर अफसर या प्रोफेसर, वकील? क्या आप पढ़े होंगे उनकी माने प्रारंभ से ही स्वप्न था कि हम अपने पुत्र को इंजीनियर बनाएं। तो क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक। अगला है 6, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? याद कीजिएगा, 18 फरवरी 2016 को या 18 फरवरी 1916 को या 14 जनवरी 2016 को या इनमें कोई नहीं। तो उनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था, ठीक है। अगला 7 नंबर, बाबा साहेब की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? वाह, बाबा साहेब की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? लोग शिक्षित हो, ये तो सब कोई चाहता है। लोग स्वस्थ हो, ये तो भी सब कोई चाहता है। लोग ज्ञानी हो, ये भी सब लोग चाहता है कि 3 जो बात है सब लोग चाहता है। तो फिर बाबा साहेब की दृष्टि में और दो की दृष्टि में अंतर क्या होगा? क्या होगा बताइए, क्या होगा? लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान की भाव हो, यही चाहते थे बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसमें क्या हुआ? आंसर कितना नंबर का है? 7 का। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें कोई नहीं। क्या होगा? इनमें कोई नहीं। गिरधर सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? वह नौकर था, चौकीदार था, ड्राइवर था या फिर किरानी था? क्या था? सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर क्या था? और गिरधर का बेटा क्या था? मदन। तो बताइए गिरधर क्या था? सेन साहब की फैक्ट्री में गिरधर क्या था? आप क्या लगाइएगा? किरानी था। अगला सवाल 9 में, भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? भाषण। क्या है? भाषण। कहानी भी नहीं है,
निबंध भी नहीं है और ये भाषण है। वारेन हेस्टिंगस था, क्या था? वारेन हेस्टिंगस क्या था? गवर्नर था, या दार्शनिक था, या राजा था, या समाज सुधारक था? क्या था? क्या था? आप बताइए, इस सब में वो क्या था? क्या था? वो समाज सुधारक था कि राजा था कि दार्शनिक था कि गवर्नर था? वारेन हेस्टिंगस गवर्नर था, जो भारत बन के आया था, और इंग्लैंड का जो भी गवर्नर होता था वह वहां के पदों में एक किरानी होता था, जो किरानी दूसरे देशों में जाके गवर्नर के रूप में कार्य करता था। श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है? ध्यान दीजिएगा, सभ्य समाज की, असभ्य समाज की। जब सभ्य समाज होंगे तभी हम वास्तविक जान पाएंगे कि श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। ठीक, श्रम विभाजन का मतलब सभी लोग अपने अपने इच्छा के, अपने अपने विचार के अनुसार बांटते हैं, लेकिन वो सभ्य जो लोग होंगे वही बता सकते हैं श्रम विभाजन समाज की आवश्यकता है। ठीक है, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? प्यार खाना, माने क्या खाना? अच्छा, प्यार पाना, या धोखा खाना, या दुलार खाना, या फिर मार खाना? बताइए क्या? उसके लिए बार बार मार करता था और बार बार पिटाया जाता था, तो उसके लिए जो है मार खाना, है ना, मार खाना एक मामूली बात रह गया था उसके लिए। अगला सवाल आता है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ठीक, क्या सवाल आता है? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 1823 में, 1825 में, 1824 में, 1826 में? कब हुआ था? 1825 में हुआ था। अगला सवाल आता है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? कोलकाता, या शहरी भारत में, या ग्रामीण भारत में? तो आप बताइए, मैक्स मूलर के अनुसार, ठीक, या हम सब के आपके भी सोच के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन, यानी कि भारत की परंपरा, भारत के रीति रिवाज, भारत की जो भी कुछ अगर आपको मिलता है, शहरों में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? ग्रामों में मिलता है। आज भी भारत के अधिकांशतः गांव है जहां प्राचीन समय में लोग कैसे थे, कैसे आचरण करते थे, कैसे एक दूसरे से रहते थे, आज भी मिलता है। तो मैक्स मूलर के अनुसार गांवों में ही मिलता है आज भी। ठीक है, ग्रामीण भारत में ही इसका आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा, विवेकानंद ने कहा, गांधी जी ने कहा, या इनमें दोनों, इनमें तीनों? किसने कहा? दोनों, सॉरी, इनमें तीनों। किसने कहा? विवेकानंद जी ने कहा था। ठीक है, अगला सवाल आता है, हितोपदेश। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतीन्द्र मिश्र, हिटलर? इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। किसने? इनमें कोई नहीं, मैक्स मूलर ने ही किया था, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। ध्यान रखिएगा, इनमें कोई नहीं भी आपके आंसर में आ जाता है। आगे, झोपड़ी और महल, याद रखिएगा, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी का मतलब हो गया गरीब लोग, और महल का मतलब हो गया धनवान लोग। तो बताइए, गरीब जीतेगा कि धनवान जीतेगा? कौन जीतेगा? महल वाले लोग जीतेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महल वाले लोग। मोटर को किससे खतरा था? वाह, एक मोटर गाड़ी था, कार था, उस मोटर को किससे खतरा था? तो मदन से खतरा था, खोखा से खतरा था, सेन साहब से खतरा था। किससे खतरा था? तो खोखा से खतरा था, कि कहीं खोखा जी तोड़ ना दे। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है?
भाईचारा का दूसरा नाम लोकतंत्र, श्रम, बेरोजगारी, रोजगार। तो भाईचारा का मतलब दूसरा नाम जो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्यों? हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी जाति, सभी धर्म, है ना, और निर्धन से लेकर के धनवान तक सबको एक माना जाता है। तो इसलिए भाईचारा जो है वो लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा तथ्य है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी या रोजगार? क्या है? फटाफट बोलिए, क्या है? गरीबी है या अमीरी है या बेरोजगारी है या रोजगार है? क्या है? बेरोजगारी है। ठीक है। हम बार बार नाखून क्यों अगर हम बेरोजगार हैं तो ही किसी की बात करते हैं, किसी की जाति की बात करते हैं, जातीयता में आते हैं, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रश्न है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो गरीबी, अमीरी, बेरोजगारी और रोजगार, इसका जो आंसर आ गया बेरोजगारी। और जाति प्रथा को बढ़ावा देने में हमारे भारत के नेतागण भी कम नहीं है। वो देखते हैं कि जिस जाति, जिस धर्म के लोग ज्यादा हैं उसके पक्ष में बात करने लगते हैं, जिससे मेरा वोट बन जाए और कुर्सी बना का बना रह जाए। अगला सवाल, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? चलिए, इसका जो आंसर है स्वच्छ रहने के लिए या बर्बरता समापन हेतु। आप बर्बर समुदाय के लोग हैं, आपको न रहने का ढंग है, न चलने का ढंग है, न बोलने का ढंग है, इसलिए आप नाखून को काट के स्वच्छ बनते हैं, माने सफाई के लिए, या फिर आप जो है सुंदरता के लिए, या फिर राक्षसी मिजाज को त्यागने के लिए, राक्षसी रूप को त्यागने के लिए। किसके लिए? किसके लिए? तो याद रखिएगा, सेट में आपका स्वच्छ रहने के लिए भी चेका सकता है और बर्बरता समापन हेतु भी चेका सकता है, इसकी गारंटी नहीं। यहाँ पे आप दोनों से कोई लगा सकते हैं, बोर्ड के ऊपर छोड़ सकते हैं कि बोर्ड अब एग्जाम में आंसर चेकने में क्या करता है। ठीक है, बर्बरता समापन हेतु, लेकिन हमारे ख्याल से जो है बर्बरता समापन हेतु ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल की लड़कियां में क्या हो गई है, बर्बरता समापन हेतु पहले के लोग छोड़ा तो आज के लोग उसको बिटोर रहा है। उस सुंदरता की दुनिया में अपने नाखून बढ़ा करके, है ना, एकदम मस्त है कि कहीं वो अपने मतलब कि रक्षा कवच समझ लिए हैं, सुंदरता के रूप में रक्षा कवच बना लिए हैं कि सुंदर भी लगेंगे और रक्षा कवच भी। कोई आएगा इधर उधर बोलेगा हम और लेंगे। ठीक, तो विचार, अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? याद रखिएगा, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए अगला, सीथक का अर्थ क्या है? सीथक, सीथक का अर्थ क्या है? मोम। सीथक का अर्थ है आपका मोम। नाखून क्यों बढ़ते हैं में गद्य की कौन सी विद्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं में गद्य की कौन सी विद्या है? या तो कविता, ललित निबंध, भाषण, कहानी, कौन सी है? याद रखिएगा, ललित निबंध, भाषण मत लगा दीजिएगा। किसने कहा था मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को, बहुत अच्छा बात है, सहानुभूति के साथ देखता है। याद रखिए, किसने कहा था, कितना अच्छा बात है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। भाई बहुत अच्छा बात है, किसने कहा था? सामान्य लोग इसे कह नहीं सकते हैं, कौन कहे? यहां देखिए, गौतम जी बोले। कौन बोले? गौतम। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? वाह क्या बात है, अक्षर की कहानी। एक आपके जो है शिक्षा से गुण है, आपको अक्षर पहचानने आता है कि नहीं? आप में अवगुण है कि गुण है? बताइए क्या है? गुण है।
तो बस गुना कर मूल्य, अक्षर की बात आता है तो गुना कर मूल्य। कहां गए? अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? बिरजू महाराज, मैक्स मूलर, नहीं, गुना कर मूल्य। याद हो गया? चलिए, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो यहां देखिएगा, खरोष्टी लिपि है, नागरी लिपि है, प्राकृत लिपि है, या फिर देवनागरी लिपि है। तो हमारी हिंदी जो भाषा है वो भी देवनागरी लिपि में है। ठीक है, तो मराठी भी भाषा याद कीजिएगा, हिंदी और मराठी दोनों जो है वो देवनागरी लिपि में है। किसमें है? देवनागरी लिपि में है। अगला सवाल, बहादुर कहां से भागकर आया था? बहादुर जो नौकर था वो कहां से भाग के आया था? पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल से, कहां से? अपने भारत में श्रीनगर से, फिर कहां से? नैनीताल से? नहीं, कहां से भागा था? याद कीजिएगा, हमारे भारत के पड़ोसी देश में जो है एक छोटा नेपाल, वहीं से भाग के आया था। कहां से? तो नेपाल से। कहां से? नेपाल से भाग के आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव, रवि, सूर्यकांत, चंद्रकांत, क्या था? उसका व्यक्तिगत जो नाम था, यानी बचपन से लेकर के पुकारा किया करता था ना, उसका नाम क्या था? देव था। याद रखिएगा, देव था। अगला, कर्नाटक की भाषा है, कर्नाटक, वाह वाह, क्या बात है, क से कर्नाटक, क से कन्नड़। याद रहेगा आपको, क से कर्नाटक और क से कन्नड़। तो कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़ है। याद रहेगा? ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है ना, गलती से लिखा गया था आपका दूसरा, लेकिन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर के बहादुर तक है, 6 पाठ। ठीक है ना, ये कौन पाठ है? 1 पाठ, और ये है 6 पाठ, यानी कि 1 से 6 तक की है। ठीक है, बहादुर पर अगला सवाल है आपका 31 नंबर, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? लेखक लगाए हैं, या फिर किशोर, या फिर रिश्तेदार, या इनमें कोई नहीं? फटाफट आंसर अपने मन में सोच रखिए। चलिए, रिश्तेदार ने। किसने? रिश्तेदार ने। ओके, यानी कि चोरी का आरोप, जो बहादुर बहुत ईमानदार था, लेकिन चोरी का आरोप उस पे उनके रिश्तेदारों ने, जो जहां नौकरी करता था उसके रिश्तेदारों ने उन्हें चोरी का आरोप बार बार लगा देता था। निम्न में कौन भाषा दक्षिण भारत की है? याद कीजिएगा, अंगिका, मैथिली, तमिल, ब्रज भाषा। अगर इस भाषा से आप परिचित नहीं हैं, अंगिका से, मैथिली से, ब्रज से, तो आप बताइए ना, तमिलनाडु, तमिल भाषा कहाँ की है? दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की। तो बताइए, तमिल नाडु किधर है? दक्षिण भारत में है। बस अब कहाँ आपको जाना है? कहीं तमिल। ओके, अगला सवाल है, मोहम्मद द्वारा चांदी के सिक्के कब शुरू किए गए थे? तो मोहम्मद जब भी नाम आ जाए ना, तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी मत समझ लीजिएगा, सिर्फ मोहम्मद गजनबी को ही मोहम्मद कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद जो है वो चांदी का सिक्का कब चलाया था? तो भारत पे बता दें कि 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। और लास्ट उसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे, जो बहुत ज्यादा धन लूट के ले गया वो। और कहता है कि चांदी के सिक्के कब शुरू किए थे? तो 1028 में। ठीक है, 1030 में मोहम्मद गजनवी का मृत्यु हो गया। निर्मला कौन थी? लेखक का रिश्तेदार थी, या लेखक की बेटी थी, या लेखक की पत्नी थी, या पड़ोसन थी? कौन थी? लेखक की बेटी थी। ओके, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? उच्च सानी, उच्च गांव सैनी। क्या था? उच्च गांव सैनी था। याद रखिएगा, ऐसे भी कुछ सवाल आ सकते हैं जो थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा, लेकिन वो आपको परखने के लिए कि आप बढ़िया से याद किए हैं या नहीं किए हैं।
किस बादशाह ने, अगला 37 नंबर सवाल है, किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? वाह, बादशाह की बात पूछता है और मुगल वंश में ही बादशाह परंपरा स्टार्ट हुआ। तो बताइए किस बादशाह ने राम और सीता का आकृति वाला जो है क्या चलाए, सिक्के चलाए थे। तो इतना उदार अन्य धर्म के लिए कौन बादशाह हो सकता है? तो आपके मन में ही होगा अकबर। कौन हो सकता है? अकबर। बहादुर का पूरा नाम था, वाह, बहादुर जो लड़का था, जो बहादुर नेपाल से भाग के आया था, उसका पूरा नाम क्या था? क्या था? दिल बहादुर या बहादुर प्रसाद या शेख बहादुर? उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। ओके, बहादुर कैसी कहानी है? अब बताइए, बहादुर जो है एक नौकर की कहानी और एक मालिक की कहानी है ना, ये कैसी कहानी हो सकती है? एक समाज में जो घटना घटता है नौकर और मालिक के बीच में स्थिति को बताया जाता है, तो ये सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। ओके, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे होते हैं? अच्छे नहीं होते, सॉरी, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। वाह, क्या बात है, सब नए खराब नहीं होते। मतलब कि कहता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, जितने भी आपके साथ पुराने मित्र हैं, उस सारे पुराने मित्र अच्छे भी नहीं हो सकते, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, अधिकांश अच्छे होते हैं, लेकिन सबके सब अच्छे नहीं होते हैं। फिर इसमें है कि सब नए खराब नहीं होते। अगर आपके साथ कोई नया जुड़ता है तो जितने भी नया जुड़ता है सारे नए खराब ही नहीं होते, है ना। ये नहीं कि नया है पुराना ठीक है और नया है तो ये बेकार है, ऐसा बात नहीं है कि सब नए खराब भी नहीं होते, नए में कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये बात जो है कथन किसका है? महात्मा गांधी का है या हरजादी प्रसाद द्विवेदी का है या अंबेडकर का है या तो फिर कालिदास के? किसका है? कालिदास। कालिदास के बारे में आप परिचित होंगे ना, जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को ये काट रहे थे, और बात देखिए इनकी कितनी अच्छी है, बाद में एक विद्वान भी बन गए। चलिए आज जो है ना, कहां से ध्यान रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से कहां तक है? बहादुर तक है। यहाँ गलती से लिखा गया था परंपरा का मूल्यांकन, ठीक। परंपरा का मूल्यांकन जो 7 पाठ है, यहाँ 6 पाठ तक की बात है, बहादुर जो है वो 6 पाठ का है। और ये 6 पाठ, 1 से 6 पाठ की जो क्वेश्चन और आंसर है आपका, कहाँ कितना नंबर तक? 40 तक, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपके सामने लेकर हम पाठ 7 से और पाठ 12 तक की, फिर 30 या 40 जो भी प्रश्न होंगे ला के रखेंगे, फिर आप देखिएगा कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। तब तक के लिए जय हिंद।